दम घोंट देने वाली खामोशी में डूबे गहरे पहाड़ों में इंसानी कदमों से अनछुई ऊबड़ खाबड़ चोटियों का एक अंतहीन सिलसिला फैला हुआ था। उस जगह जहां सिर्फ हाफती सांसों की आवाज ही एकमात्र शोर थी, सैनिकों का एक समूह चुपचाप चढ़ाई कर रहा था। ये भारतीय सेना की पैरा विशेष बल की सबसे काबिल महिला सैनिक थीं, जो पूरी वर्दी और साजो सामान के साथ बिना किसी बिखराव के अपनी कतार बनाए हुए पहाड़ों पर चढ़ रही थीं। यह उनके बेहद कठिन पहाड़ी प्रशिक्षण का आखिरी चरण था। कई दिनों और रातों की लगातार चढ़ाई से उनके शरीर शीशे की तरह भारी हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ता की चमक जरा भी कम नहीं हुई थी। टीम का नेतृत्व कर रही कैप्टन प्रिया शर्मा की नजरें तेजी से चारों ओर का जायजा ले रही थीं। एक शिकारी पक्षी की तरह उनकी पैनी निगाहें पेड़ों की टहनियों की हल्की सी हरकत या घास की पत्तियों पर पड़ी ओस की बूंदों की दिशा तक को नहीं छोड़ रही थीं। वह इसे महज एक प्रशिक्षण नहीं बल्कि एक असली मिशन की तरह ले रही थीं, अपनी हर इंद्री को चौकन्ना रखे हुए। विशेष बल के सैनिकों के लिए प्रशिक्षण और असलियत के बीच की रेखा का कोई मतलब नहीं था। उनकी किस्मत ही यही थी कि वे अपने शरीर और दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित करें कि वे कभी भी कहीं भी किसी भी हालात का तुरंत जवाब दे सकें। टीम लीडर 5 मिनट के आराम के बाद कतार को फिर से व्यवस्थित करेंगे, उप टीम लीडर सार्जेंट अंजलि नायर ने धीमी आवाज में रिपोर्ट किया। प्रिया ने सिर हिलाया और हाथ से इशारा किया। इशारे के साथ ही कतार में चल रही टीम की सदस्य फुर्ती से बिखर गईं और अपनी अपनी जगहों पर पहरे की मुद्रा में रहते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेने लगीं। उन्होंने अपने बैग इस सावधानी से नीचे रखे जैसे वे आसपास के शांत माहौल को भंग नहीं करना चाहती हों। कॉर्पोरल दिव्या सिंह ने पसीने से भीगे बालों को पीछे करते हुए अपनी पानी की बोतल से एक घूंट पानी पिया। इससे बस होंठ ही गीले हुए थे। उसके शरीर की हर मांसपेशी दर्द से चीख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। यहां तक पहुंचने के लिए उसने जिन अनगिनत पूर्वाग्रहों और सीमाओं का सामना किया था, उनके आगे यह शारीरिक दर्द कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक महिला होने के नाते लोगों की नजर में वह उस प्रशिक्षण को पूरा नहीं कर सकती थी जिसे पुरुष भी मुश्किल से झेल पाते थे। उसने अपनी काबिलियत से उन सभी को गलत साबित कर दिया था। रिया, आसपास की निगरानी कैसी है? प्रिया ने संचार और निगरानी की जिम्मेदार कॉर्पोरल रिया चौहान से पूछा। रिया ने एक छोटा सा डिटेक्टर निकाला और चारों ओर देखने लगी। यह खास तौर पर बनाया गया डिटेक्टर हल्की सी रेडियो तरंगों या धातु की प्रतिक्रिया को भी पकड़ सकता था। सब कुछ साफ है। 5 किलोमीटर के दायरे में कोई असामान्य संकेत नहीं है। जंगली जानवरों की हलचल के अलावा कुछ भी पता नहीं चल रहा है। रिया की रिपोर्ट पर प्रिया ने एक बार फिर सिर हिलाया, लेकिन उसके मन के कोने में बसी एक अजीब सी बेचैनी दूर नहीं हुई। बहुत ज्यादा शांति थी। चिड़ियों और हवा की आवाज के अलावा कोई भी इंसानी शोर नहीं था। प्रकृति का एक आदर्श रूप, लेकिन यही आदर्श शांति उसे अस्वाभाविक लग रही थी, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी हो। तभी प्रिया की सतर्क इंद्रियों ने कुछ पकड़ा। 1 मिनट रुको। प्रिया के एक शब्द पर सभी टीम सदस्यों की हरकतें थम गईं। वे बर्फ की तरह जम गईं और प्रिया के अगले आदेश का इंतजार करने लगीं। प्रिया ने आंखें बंद कीं और अपना पूरा ध्यान सुनने पर केंद्रित कर दिया। हवा के पत्तों से टकराने की आवाज, दूर से आती नदी की आवाज और उन सभी प्राकृतिक ध्वनियों को चीरती हुई एक बहुत ही हल्की और अजीब आवाज, जमीन खोदने की आवाज, किसी भारी धातु के औजार के मिट्टी और कंकड़ को खुरचने की आवाज थी। यह आवाज बहुत दूर से आ रही थी, लेकिन उसके प्रशिक्षित कानों ने उस आवाज की असलियत को ठीक ठीक पहचान लिया था। इतने गहरे पहाड़ों में जमीन खोदने की आवाज आने का कोई कारण नहीं था। इसे राष्ट्रीय उद्यान के कर्मचारियों का काम या पर्वतारोहियों की हरकत मानना भी सही नहीं था, क्योंकि जगह और समय दोनों ही बहुत अनुचित थे। अंजलि, दिव्या, मेरे साथ चलो। रिया, तुम यहीं रुको। संचार बनाए रखो और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहो। जी कैप्टन। प्रिया के आदेश पर अंजलि और दिव्या ने बिना आवाज किए अपने बैग उठा लिए। उनकी हरकतों में कोई हिचकिचाहट या फालतू कूडौंग नहीं थी। वे एक अच्छी तरह से बनी मशीन के पुर्जों की तरह सटीक और तेजी से आगे बढ़ीं। तीनों ने उस दिशा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया जहां से आवाज आ रही थी, शरीर को नीचे झुकाकर और चुपचाप। उनके विशेष जूते ऐसे थे कि सूखे पत्तों पर भी लगभग कोई आवाज नहीं होती थी। वे जंगल का हिस्सा बनकर
साये की तरह बिना आवाज किए आगे बढ़ती गईं। आवाज और नजदीक आती जा रही थी। अब सिर्फ मिट्टी खोदने की ही नहीं, बल्कि कुछ आदमियों की कर्कश आवाजें भी हल्की हल्की सुनाई देने लगी थीं। गालियों से भरी, घटिया और गुस्सैल भाषा। प्रिया ने खुद को और नीचे झुकाया और एक चट्टान के पीछे छिप गई। उसने हाथ के इशारे से अंजलि और दिव्या को दोनों तरफ फैलकर घेराबंदी की स्थिति बनाने का निर्देश दिया। पत्तों के बीच से सावधानी से देखते हुए प्रिया को वे लोग दिखाई दिए। मजबूत कदकाठी के 3 आदमी। वे पर्वतारोहियों के कपड़ों में थे, लेकिन उनके खौफनाक चेहरे और पूरे शरीर पर बने टैटू बता रहे थे कि वे आम पर्वतारोही नहीं हैं। वे एक बड़ा गड्ढा खोद रहे थे और उसके बगल में तिरपाल से ढके हुए कई काले डफल बैग रखे थे। और कितना खोदना है बे, हाथ टूट जाएंगे। चुपचाप खोद, ठाकुर भाई का काम है। मरना नहीं है तो जल्दी से गाड़ के निकलते हैं यहां से। लेकिन इस बकवास चीज को इस पहाड़ी में क्यों गाड़ रहे हैं? इसे जला क्यों नहीं देते? मुझे क्या पता, ये सब माल है, माल। अभी तो ये गर्म है, लेकिन कुछ समय बाद ये हीरा बन जाएगा। उनकी बातचीत सुनकर प्रिया की त्योरियां चढ़ गईं। माल, पैसा, हीरा, यह साफ तौर पर कोई गैर कानूनी काम था। ड्रग्स, तस्करी का सामान, या शायद उससे भी ज्यादा भयानक कुछ हो सकता था। प्रिया ने तुरंत स्थिति का आकलन किया। यह इलाका संचार के लिए ठीक नहीं था, इसलिए तुरंत मदद मांगना मुश्किल हो सकता था। साथ ही सामने वाले आम नागरिक थे। भले ही वे अपराधी लग रहे थे, लेकिन एक सैनिक के तौर पर उनका पहले हथियार उठाना प्रक्रियात्मक रूप से जटिल समस्याएं पैदा कर सकता था। नियम के अनुसार उन्हें चुपचाप पीछे हटकर स्थानीय पुलिस को सूचित करना चाहिए था। प्रिया जैसे ही पीछे हटने का संकेत देने वाली थी, तभी एक आदमी पेशाब करने के लिए मुड़ा और उसकी नजर इस तरफ आ गई, और उसकी नजर ठीक उस झाड़ी पर पड़ी जहां अंजलि छिपी हुई थी। उसने एक पल की हरकत को पकड़ लिया था। कौन है वहां? उस आदमी की चीख के साथ ही सब कुछ थम गया। मिट्टी खोद रहे बाकी 2 आदमी भी फावड़े लिए हुए इस तरफ घूरने लगे। छिपने या भागने की कोई जगह नहीं थी। उनकी छिपी हुई स्थिति एकदम सही थी, लेकिन एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बिगाड़ दिया। प्रिया ने महसूस किया कि अब और छिपे रहने का कोई मतलब नहीं है। वह धीरे धीरे उठी। उसके पीछे अंजलि और दिव्या भी सामने आ गईं। पूरी वर्दी और साजो सामान से लैस 3 महिला सैनिकों को देखकर वे आदमी एक पल के लिए हैरान रह गए, लेकिन उनकी हैरानी जल्द ही हंसी और जिज्ञासा में बदल गई। उनकी घटिया नजरें प्रिया और उसकी टीम के सदस्यों को सिर से पांव तक घूरने लगीं। वर्दी के ऊपर से दिख रहे उनके शरीर के उभारों को घूरती उन नजरों में तिरस्कार और वासना भरी हुई थी। अरे, ये तो फौजी हैं, और वो भी छोरियां, सबसे बड़े कद वाले आदमी ने हंसते हुए कहा। उसकी बात पर बाकी 2 आदमी भी तनाव मुक्त होकर हंसने लगे। उनके लिए हथियारबंद महिला विशेष बल की सैनिक खतरे का स्रोत नहीं, बल्कि एक अजीब तमाशा और आसान शिकार थीं। पहाड़ों की गहरी और शांत खामोशी अब घिनौनी वासना और खतरनाक तनाव से टूटने लगी थी। प्रशिक्षण का आखिरी चरण एक अप्रत्याशित वास्तविक स्थिति में बदल रहा था। अध्याय 2, अपमान और हिंसा की शुरुआत। अरे, डरा ही दिया था। क्या कोई सर्वाइवल गेम खेल रही हो लड़कियों? ठाकुर कहलाए जाने वाले उस गिरोह के सरगना जैसे आदमी ने एक घिनौनी मुस्कान के साथ कहा। उसने हाथ में पकड़ा फावड़ा अपने कंधे पर रखा और एक कदम आगे बढ़ा। उसका डरावना डील डॉल, खौफनाक चेहरा और सबसे बढ़कर सामने वाले को पूरी तरह से नीचा देखने वाली उसकी घमंडी आंखें प्रभावशाली थीं। कैप्टन प्रिया शर्मा ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, हम भारतीय सेना के जवान हैं और इस समय नियमित प्रशिक्षण पर हैं। यह क्षेत्र नागरिकों के लिए प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए कृपया यहां से नीचे चले जाएं। यह नियमों के अनुसार एक विनम्र लेकिन सख्त चेतावनी थी। लेकिन ठाकुर ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। प्रशिक्षण? देश की रक्षा के लिए बहुत मेहनत कर रही हो, लेकिन लड़कियों, क्या तुम लोग वर्दी पहनकर यहां गुड़िया गुड़िया खेलने आई हो? चेहरे भी इतने सुंदर हैं, इस ऊबड़ खाबड़ जगह पर क्या कर रही हो? चलो हमारे साथ मस्ती करो। उसकी बात पर पीछे खड़े 2 आदमी, मुन्ना और पप्पू, भी घटिया हंसी हंसने लगे। उनकी नजरें अब खुलेआम तीनों महिला सैनिकों के शरीर को घूर रही थीं, जैसे वे अपनी नजरों से ही उनके कपड़े उतार रहे हों। एक चिपचिपी और घिनौनी नजर। सार्जेंट अंजलि नायर की भौहें तन गईं। वह टीम में सबसे ज्यादा गुस्सैल और अन्याय बर्दाश्त न करने वाली थी।
उसे उन लोगों के घटिया मुंह को फाड़ देने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन प्रिया की ठंडी नजरों को देखकर उसने मुश्किल से अपने गुस्से को दबाया। अभी टीम लीडर के आदेश का पालन करने का समय था। हम मिशन पर हैं, कृपया अपनी पहचान बताएं और तुरंत इस जगह को छोड़ दें। प्रिया ने एक बार फिर चेतावनी दी, लेकिन उसकी चेतावनी ने उनकी मस्ती में घी का काम किया। मिशन? कैसा मिशन? मर्दों के काम में दखल देने का? या हम अकेले थे इसलिए हमारा मनोरंजन करने आई हो? मुन्ना ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा। उसके मुंह से निकलने वाला हर शब्द अपमानजनक और यौन उत्पीड़न से भरा था। उन्हें यकीन था कि ये 3 महिला सैनिक उनके लिए कोई खतरा नहीं है, बस वर्दी पहनी हुई लड़कियां थीं। कॉर्पोरल दिव्या सिंह ने अपने होंठ भींच लिए। घिन से उसका जी मिचला रहा था। देश की रक्षा करने के एक ही इरादे से उसने उन नर्क जैसे प्रशिक्षणों को पार किया था जिन्हें पुरुष भी मुश्किल से झेल पाते थे, और आज वह यहां खड़ी थी। लेकिन ऐसे कचरे जैसे इंसानों से इतना भयानक अपमान सहना उसके लिए असहनीय था। लेकिन वह भी एक सैनिक थी। वह आम नागरिकों पर पहले हमला नहीं कर सकती थी। यही एक सैनिक के पैरों में बंधी जंजीर और पालन करने का अटल नियम था। सुना नहीं क्या? यह आखिरी चेतावनी है। तुरंत यहां से चले जाओ। तुम्हारी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो रही हैं, और अगर तुम नहीं माने तो सेना कानून और नागरिक कानून के तहत तुम्हें गंभीर सजा दी जा सकती है, प्रिया ने ठंडक से कहा। उसकी आवाज में अब चेतावनी से ज्यादा धमकी का भाव था। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गई थीं। लेकिन ठाकुर को यह और भी मजेदार लगा और वह जोर जोर से हंसने लगा। वाह, डर लग रहा है। रिकॉर्डिंग कहां है? कैमरा जरा देखें। जब रिकॉर्ड कर ही रही हो तो हमें हैंडसम दिखाना, ठीक है? ठाकुर एक कदम और आगे बढ़ा। प्रिया और उसके बीच की दूरी अब बस कुछ ही कदम रह गई थी। पसीने, धूल और सस्ती सिगरेट की बदबू घिनौनी तरह से आ रही थी। हम आम नागरिकों से अनावश्यक टकराव नहीं चाहते। अच्छा होगा कि आप हमारी बात मानकर चले जाएं। यह आपकी भलाई के लिए होगा। प्रिया ने अपने धैर्य की आखिरी सीमा तक पहुंचते हुए कहा। अब उसका धैर्य भी जवाब दे रहा था। नहीं जाएंगे। हम क्यों जाएं? ये हमारी जमीन है। हम कुछ भी करें, तुम्हें उससे क्या मतलब? वर्दी पहन ली तो क्या खुद को कुछ समझने लगी हो? ठाकुर की आवाज धीरे धीरे ऊंची और खौफनाक होती गई। अपनी गैर कानूनी गतिविधि के पकड़े जाने और लड़कियों से आदेश सुनने की बात ने उसके अहंकार को चोट पहुंचाई थी। वह अपनी ताकत दिखाने के लिए बेचैन था। चलो, इन्हें नजरअंदाज करो। प्रिया ने फैसला किया कि अब और बातचीत का कोई मतलब नहीं है। उसने अंजलि और दिव्या को आंखों से इशारा किया और मुड़ने लगी। इस जगह पर शारीरिक टकराव सबसे बुरा विकल्प था। पहले यहां से निकलकर मुख्यालय को रिपोर्ट करना और पुलिस की मदद से निपटना ही सबसे समझदारी भरा तरीका था। लेकिन जैसे ही वे मुड़ी, ठाकुर का धैर्य भी टूट गया। कहां जा रही हो, कुतिया कहीं की? यह सोचकर कि उन्होंने उसे नजरअंदाज किया है, ठाकुर गुस्से से चीखा, और उसके बगल में खड़ा मुन्ना जैसे इसी का इंतजार कर रहा था, तुरंत हरकत में आया। वह सबसे नजदीक खड़ी दिव्या की ओर दौड़ा और उसके कंधे पर जोर से धक्का दिया। आह! यह एक पूरी तरह से अप्रत्याशित हमला था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई आम नागरिक एक सैनिक पर, और वह भी पूरी वर्दी और साजो सामान से लैस एक विशेष बल की सैनिक पर, पहले हाथ उठाएगा। पूरे साजो सामान के वजन के कारण दिव्या अपना संतुलन खो बैठी और असहाय होकर पीछे गिर पड़ी। और बदकिस्मती से जहां वह गिरी वहां एक नुकीला पत्थर निकला हुआ था। गिरते हुए उसका टखना सीधे उस पत्थर से टकराया। कड़क की एक भयानक आवाज के साथ दिव्या के मुंह से एक चीख निकल गई। दिव्या! अंजलि चीखते हुए गिरी हुई दिव्या की ओर दौड़ी। प्रिया का चेहरा एक पल में बर्फ की तरह कठोर हो गया। स्थिति अब उस सीमा को पार कर चुकी थी जहां से वापसी संभव नहीं थी। आम नागरिकों के प्रति अहिंसा का नियम वह तब तक लागू होता है जब तक सामने वाला न्यूनतम मर्यादा बनाए रखे। उन्होंने पहले सीमा लांघी थी। एक सैनिक पर, एक मिशन पर तैनात जवान पर हमला किया था और उसे घायल कर दिया था। हाँ, मजा आ गया। बहुत अकड़ रही थी। मुन्ना अपनी हरकत से खुश होकर गर्व से हंसा। ठाकुर भी हंसते हुए उस दृश्य का आनंद ले रहा था। उनके लिए गिरी हुई दिव्या का दर्द कोई मायने नहीं रखता था। प्रिया ने दिव्या की हालत देखी। दिव्या शदीद दर्द से अपना चेहरा सिकोड़े हुए कराह रही थी। उसका सूजता हुआ टखना बता रहा था कि हालत गंभीर है। यह सिर्फ एक मामूली चोट नहीं थी, हड्डी टूटने का शक था, एक गंभीर चोट। प्रिया ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया
उसकी आंखों में अब एक सैनिक की लंजिंगता या तार्किक सोच नहीं बची थी, सिर्फ ठंडक से जलता हुआ गुस्सा, अपनी अधीनस्थ, अपनी साथी, अपनी बहन को चोट पहुंचाने वालों के प्रति एक सर्द जानलेवा इरादा चमक रहा था। तुम लोगों को पता है कि तुमने अभी क्या किया है? प्रिया की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें दामगिन गुस्से का वजन पूरे पहाड़ को हिला देने के लिए काफी था। एक जंगली जानवर की दहाड़ से ज्यादा, एक गरजते हुए बादल से ज्यादा खतरनाक उस आवाज को सुनकर पहली बार उन गुंडों के चेहरे से हंसी गायब हुई। वे धीरे धीरे यह समझने लगे थे कि उन्होंने जिसे छेड़ा है वह सिर्फ वर्दी पहनी हुई लड़की नहीं है। पहाड़ की हवा अचानक ठंडी हो गई। अध्याय 3, प्रतिशोध की ज्वाला। क्या किया मतलब? एक बदतमीज लड़की को थोड़ी तमीज सिखाई है। फौजी हो तो फौजी की तरह चुपचाप रहो। हमारी बराबरी करने की हिम्मत कैसे हुई? ठाकुर ने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची रखी, लेकिन प्रिया से निकल रही जबरदस्त आभा के आगे वह अनजाने में ही अपना गला तर कर रहा था। जिस औरत को वह कुछ देर पहले तक छेड़खानी का सामान समझ रहा था, उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं। वे एक शिकारी की आंखें थीं जो अपने शिकार के सामने खड़ा हो, ठंडी और क्रूर। अंजलि, दिव्या की हालत देखो और प्राथमिक उपचार की तैयारी करो। उसे हिलने मत देना। जी कैप्टन। सार्जेंट अंजलि नायर ने अपने दांत भींच लिए। उसके मन में उन कचरे जैसे लोगों की हड्डियां तोड़ने का गुस्सा उबल रहा था, लेकिन प्रिया का आदेश अंतिम था। उसने अपने गुस्से को जबरदस्ती दबाया और दिव्या के पास गई। दिव्या के लड़ाकू जूते सावधानी से उतारने पर उसका सूजा हुआ टखना भयानक बैंगनी रंग का हो गया था। यह एक गंभीर चोट थी जिसमें लिगामेंट फट सकता था या हड्डी भी टूट सकती थी। टीम लीडर, हालत गंभीर है। लिगामेंट फटने या फ्रैक्चर का शक है। तुरंत मेडिकल हेलीकॉप्टर की मदद मांगनी होगी। अंजलि की घबराई हुई रिपोर्ट पर प्रिया का चेहरा और भी सर्द हो गया। प्रशिक्षण के दौरान चोट लगना आम बात थी, लेकिन यह कोई दुर्घटना नहीं थी। यह एक कात कोस देश अरब बनता स्पष्ट हमले का नतीजा था। प्रिया, सुन रही हो? प्रिया ने अपना रेडियो पकड़ा और चिल्लाई। जी टीम लीडर, यह रिया है। सिग्नल ठीक है। आपात स्थिति, टीम सदस्य घायल, वर्तमान स्थान पर तुरंत मेडिकल हेलीकॉप्टर की मदद मांगो और 5 मिनट की त्वरित प्रतिक्रिया टीम को भी बुलाओ। निर्देशांक हैं। प्रिया ने अपने वर्तमान स्थान के निर्देशांक बताए, जबकि ठाकुर और उसके साथी बेचैनी से देख रहे थे। हेलीकॉप्टर, त्वरित प्रतिक्रिया, टीम जैसे शब्द सुनकर उन्हें एहसास हो गया कि मामला उनकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर हो गया है। अरे रुको, इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही हो? बस थोड़ा सा धक्का ही तो दिया था। हम इलाज का खर्चा दे देंगे। एक मैं। ठीक है, ठाकुर ने घबरा कर कहा। वे अपने गाड़े जा रहे सामान की वजह से पुलिस या सेना के किसी भी तरह के हस्तक्षेप से बचना चाहते थे। प्रिया ने रेडियो पर बात खत्म की और उसे नीचे रखकर धीरे धीरे ठाकुर की ओर अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, वे खाली थीं और इसीलिए ज्यादा डरावनी लग रही थीं। इलाज का खर्चा, तुम्हें लगता है कि तुमने हमारे साथी के साथ जो किया है वह कुछ पैसों से हल हो जाएगा? नहीं, मेरा मतलब, शायद कोई गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी? यह एक स्पष्ट हमला था। सरकारी काम में बाधा डालना था और एक सैनिक को घायल करना था। अब तुम आम नागरिक नहीं हो, तुम दुश्मन हो, संभावित खतरनाक तत्व जिन्हें दुश्मन माना जा सकता है। प्रिया का एक एक शब्द चाकू की तरह उन गुंडों के दिल में चुभ रहा था। अब जाकर उन्हें अपने किए की गंभीरता का एहसास हुआ। उन्होंने सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा किया था और महिला सैनिक होने के कारण उन्हें कम आंका था, लेकिन उनका सामना सिर्फ ई था, सैनिकों से नहीं हुआ था। वे देश द्वारा प्रशिक्षित सर्वश्रेष्ठ विशेष बल की सदस्य थीं। तो अब चुनो, चुपचाप घुटने टेककर बंध कर मदद आने तक इंतजार करोगे या यहीं पर विरोध करके और भी भयानक अंजाम भुगतोगे? प्रिया एक कदम आगे बढ़ी और ठाकुर अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। उस छोटी सी महिला सैनिक से निकल रही जानलेवा आभा उसने आज तक किसी भी चाकूबाज या लड़ाके में महसूस नहीं की थी। यह किसी को चोट पहुंचाने की कला नहीं थी, बल्कि सिर्फ दुश्मन को मारने के लिए प्रशिक्षित शुद्ध जानलेवा इरादा था। फंस गए, भागो। अत्यधिक डर से घबराकर ठाकुर चीखा। उसकी तार्किक सोच ने काम करना बंद कर दिया था और उसने सबसे मूर्खतापूर्ण विकल्प चुना। वह, मुन्ना और पप्पू खोदे हुए गड्ढे और डफल बैग को वहीं छोड़कर बेतहाशा जंगल में अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। पकड़ो,
प्रिया का आदेश गिरते ही सार्जेंट अंजलि नायर जमीन से उछलकर दौड़ी। दिव्या के प्रति सहानुभूति और गुंडों के प्रति गुस्सा मिलकर उसकी गति को सामान्य से ज्यादा तेज और तीक्ष्ण बना रहे थे। उसने सबसे बड़े कद वाले मुन्ना को अपना निशाना बनाया। मुन्ना पागलों की तरह ढलान से नीचे भाग रहा था, लेकिन पूरी वर्दी और साजो सामान के साथ अंजलि एक शिकारी की तरह हल्की और तेजी से उसका पीछा कर रही थी। एक आम इंसान और एक विशेष बल के सैनिक की शारीरिक क्षमता में जमीन आसमान का फर्क था। अंजलि ने पलक झपकते ही दूरी कम कर ली और मुन्ना की पीठ पर छलांग लगाकर उसकी गर्दन को अपनी बाह में जकड़ लिया और उसे सीधे जमीन पर पटक दिया। उफ! वह विशाल शरीर चीख भी नहीं पाया और गिर पड़ा। अंजलि ने गिरे हुए मुन्ना के जोड़ों को मोड़कर उसे तुरंत काबू में कर लिया और अपने साथ लाई केबल टाई से उसकी कलाइयों को कसकर बांध दिया। यह सब कुछ ही सेकंड में हो गया था। मोड़कर मुन्ना का क्याकर में सबसे डरपोक पप्पू ज्यादा दूर नहीं जा पाया था। वह घबराहट में भागते हुए एक पेड़ की जड़ से टकराकर गिर गया और प्रिया बिना आवाज किए उसके पास पहुंची और उसकी गर्दन पर एक खंजर रख दिया। खंजर की ठंडी छुअन से पप्पू चीखते हुए जम गया। हिले तो काट दूंगी। प्रिया की आवाज सुनकर पप्पू ने डर के मारे वहीं पेशाब कर दिया और आत्मसमर्पण कर दिया। समस्या सबसे चालाक ठाकुर की थी। वह बेतहाशा भागने के बजाय इलाके का फायदा उठाकर चतुराई से छिपते हुए भागने का रास्ता खोज रहा था, लेकिन उसकी हर हरकत प्रिया की नजरों में थी। रिया, सेक्टर डेल्टा 11 बजे की दिशा में संभावित भागने का रास्ता रोको। जी कैप्टन। इंतजार कर रही रिया तुरंत हरकत में आई। उसने ठाकुर के रास्ते को काटकर पहले से ही घात लगा ली। कुछ भी न जानते हुए ठाकुर जब एक झाड़ी से बाहर निकला तो अपनी आंखों के सामने रिया को देखकर हैरान रह गया। ये कमीनी! ठाकुर ने मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन रिया की हरकत ज्यादा तेज थी। उसने नीचे झुककर ठाकुर का मुक्का बचाया और साथ ही उसका पैर फंसाकर उसे गिरा दिया। संतुलन खोकर गिरे ठाकुर के पेट पर रिया चढ़ गई और अपनी कोहनी से उसके सौर जाल पर जोरदार वार किया। ख ख सांस न ले पा रहे ठाकुर को रिया बिना किसी भावना के चेहरे से देखती रही और उसकी बाहों को मोड़कर बांध दिया। 5 मिनट से भी कम समय में तीनों मजबूत गुंडे बेबस होकर जमीन पर पड़े थे। वे समझ भी नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ है। जिस महिला सैनिकों का वे कुछ देर पहले तक मजाक उड़ा रहे थे और छेड़ रहे थे, उन्हीं के हाथों वे एक तरफा और पूरी तरह से हार गए थे। इस सच को वे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। प्रिया ने बंधे हुए और कराह रहे उन लोगों को ठंडी नजरों से देखा। उसके मन में गुस्सा और राहत की मिली जुली भावनाएं थीं। अगर उसने नियमों को तोड़कर पहले ही भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया दी होती तो स्थिति बहुत ज्यादा जटिल हो जाती, लेकिन उन्होंने पहले सीमा लांघी थी और उन्होंने नियमों के अनुसार जवाब दिया था। एक सैनिक पर हमला और भागने की कोशिश। अब इन लोगों को काबू में करने की कार्रवाई पूरी तरह से आत्मरक्षा और सरकारी कर्तव्य का हिस्सा मानी जाएगी। नियम कभी कभी एक निराशाजनक जंजीर की तरह महसूस होते हैं, लेकिन कभी कभी वे सबसे शक्तिशाली हथियार भी बन जाते हैं। प्रिया ने इस तथ्य को एक बार फिर महसूस किया। अब बस यह पता लगाना बाकी था कि ये कचरे जैसे लोग क्या दफनाने की कोशिश कर रहे थे और मदद करने वाली टुकड़ी के आने तक घटनास्थल को नियंत्रित करना था। दूर से हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर की हल्की आवाज सुनाई देने लगी थी। अध्याय 4, एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश। हेलीकॉप्टर के विशाल प्रोपेलर की आवाज पूरे पहाड़ को हिलाते हुए नजदीक आ रही थी। पेड़ की टहनियां तेज हवा में हिंसक रूप से हिल रही थीं और धूल चारों ओर उड़ रही थी। कुछ ही देर में घने अंधेरे में से एक चमकदार सर्च लाइट की किरण जंगल को चीरती हुई नीचे आई। यह हदो 160 ब्लैक हॉक था, जो 707 विशेष बल का परिवहन हेलीकॉप्टर था। हेलीकॉप्टर से रस्सियां नीचे आईं और पूरी तरह से हथियारों से लैस 5 मिनट की त्वरित प्रतिक्रिया टीम के सदस्य कुशलता से नीचे उतरने लगे। साथ ही एक मेडिकल टीम भी स्ट्रेचर के साथ नीचे आई। घटनास्थल पर पहुंची मदद करने वाली टीम ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया। कुछ ने आसपास की सुरक्षा संभाली और कुछ ने बंधे हुए गुंडों को अपनी हिरासत में ले लिया। मेडिकल टीम ने तुरंत दिव्या की हालत की जांच की। टखने में एकाधिक फ्रैक्चर और लिगामेंट फटने का शक है। यहां और इलाज संभव नहीं है, तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। मेडिकल टीम के निदान पर प्रिया का चेहरा और भी कठोर हो गया। चोट उसकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर थी। दिव्या को दर्द सहते हुए स्ट्रेचर पर लिटाया गया
और हेलीकॉप्टर में ले जाया गया। अंजलि ने दिव्या का हाथ कसकर पकड़ रखा था और चिंतित नजरों से देख रही थी। चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। दिव्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसके पीले चेहरे पर ठंडा पसीना भरा हुआ था। स्थिति को संभाल रहे मदद करने वाली टीम के लीडर ने प्रिया के पास आकर सलाम किया। जय हिंद, मैं मेजर विक्रम सिंह हूं, स्थिति की रिपोर्ट करें कैप्टन। जय हिंद, कैप्टन प्रिया शर्मा रिपोर्टिंग। पहाड़ी प्रशिक्षण के दौरान हमने 3 नागरिकों को अवैध रूप से कुछ दफनाते हुए पाया। जब हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने विरोध किया और हमारे दल पर हमला कर दिया, जिससे कॉर्पोरल दिव्या सिंह घायल हो गईं। हमने उनके भागने की कोशिश को रोकते हुए नियमों के अनुसार उन्हें काबू में कर लिया, और यह वह अवैध सामान है जो घटना स्थल पर मिला। प्रिया ने संक्षिप्त और सटीक रूप से स्थिति की रिपोर्ट करते हुए उन डफल बैगों की ओर इशारा किया जो गुंडों के खोदे हुए गड्ढे के पास पड़े थे। मेजर विक्रम के आदेश पर बम निरोधक दस्ते के सदस्य सावधानी से डफल बैग के पास पहुंचे। एक सदस्य ने सावधानी से एक बैग की जिप खोली और उसके अंदर की चीज को देखते ही उसका चेहरा कठोर हो गया। यह डफल बैग के अंदर प्लास्टिक में लिपटे हुए सफेद पाउडर के ढेर भरे हुए थे। दूसरे बैगों में भी वही था। यह भारी मात्रा में ड्रग्स थी, हेरोइन या कोकीन जैसी कोई चीज जिसने पूरे देश में तहलका मचा रखा था। ये सिर्फ मामूली गुंडे नहीं थे, इनका संबंध किसी अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह से हो सकता है, मेजर विक्रम ने धीमी आवाज में कहा। स्थिति की गंभीरता एक पल में कई गुना बढ़ गई थी। यह सिर्फ एक हमले का मामला नहीं था, बल्कि एक विशाल ड्रग्स अपराध संगठन की पूंछ पकड़ने जैसा था। कैप्टन प्रिया, तुमने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत अच्छा काम। पहले घायल कॉर्पोरल के साथ वापस लौट जाओ। घटना स्थल की जांच और अपराधियों की हिरासत हम संभाल लेंगे। जी मेजर। प्रिया ने मेजर विक्रम को सलाम किया और हेलीकॉप्टर में चढ़ गई। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे ऊपर उठा और जमीन की रोशनियां दूर होती गईं। प्रिया ने खिड़की से बाहर अंधेरे में डूबे पहाड़ों को देखा। एक भयानक दिन खत्म हो रहा था, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। दिव्या की चोट की चिंता थी, और सबसे बढ़कर उन गुंडों की घमंडी और घिनौनी आंखें भूली नहीं जा रही थीं। टीम लीडर, आप ठीक हैं? बगल में बैठी अंजलि ने सावधानी से पूछा। प्रिया ने जवाब देने के बजाय सिर्फ सिर हिलाया। उसका दिमाग उलझा हुआ था। एक सैनिक के तौर पर, एक टीम लीडर के तौर पर उसका फैसला सही था। उसने नियमों का पालन किया, अपने अधीनस्थों की सुरक्षा सुनिश्चित की और अपराधियों को सफलतापूर्वक काबू में किया। लेकिन एक महिला के तौर पर कुचले हुए आत्मसम्मान और दिल की गहराइयों में उबलता गुस्सा आसानी से शांत नहीं हो रहा था। यह यहीं खत्म नहीं होगा। प्रिया ने चुपचाप अपनी मुट्ठी भींच ली। उन्हें अपने किए की कीमत जरूर चुकानी होगी। कानून की सजा तो मिलनी ही थी, लेकिन उससे अलग एक सैनिक और खास तौर पर 707 विशेष बल के गौरव को चोट पहुंचाने की कीमत उन्हें पूरी तरह से चुकानी होगी। हेलीकॉप्टर जल्द ही बेस के अस्पताल में पहुंच गया। दिव्या को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और प्रिया, अंजलि और रिया बेचैनी से बाहर इंतजार करने लगी। कई घंटे बीत गए और ऑपरेशन खत्म करके डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा, सौभाग्य से। नसों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यह एक जटिल फ्रैक्चर है, इसलिए ठीक होने में काफी समय लगेगा। पुनर्वास को ध्यान में रखें तो उसे कई महीनों तक सैन्य जीवन से दूर रहना पड़ सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर तीनों के चेहरे पर उदासी छा गई। एक शीर्ष सैनिक के लिए कई महीनों का प्रशिक्षण अंतराल घातक हो सकता था। दिव्या को जो निराशा और दर्द महसूस होगा, वह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। यह सब उन कचरे जैसे इंसानों की वजह से हुआ था। अगले दिन पूरे बेस में हलचल मच गई। यह खबर फैल गई थी कि 707 की महिला टीम ने एक बड़े ड्रग्स तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कमांडर ने खुद अस्पताल जाकर दिव्या को सांत्वना दी और प्रिया की टीम की सराहना की। आधिकारिक सम्मान और पुरस्कार अवकाश का भी वादा किया गया, लेकिन प्रिया खुश नहीं थी। सैन्य खुफिया विभाग से मिली उन गुंडों की जानकारी ने उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिलाया था। ठाकुर, असली नाम ठाकुर सिंह, वह हाल ही में उभरे एक नए हिंसक संगठन काला बिच्छू का मुख्य कर्ता धर्ता था। मुन्ना और पप्पू भी उस संगठन के मुख्य सदस्य थे। काला बिच्छू अपनी क्रूर और दुस्साहसी आपराधिक गतिविधियों के लिए कुख्यात था, लेकिन वे चतुराई से कानून के शिकंजे से बचते हुए अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। अफवाह थी कि उनके पीछे बड़े वकील
और यहां तक कि राजनीतिक संरक्षण भी था। और हुआ भी वही। उनकी गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद एक प्रसिद्ध लॉ फर्म के वकील उनकी पैरवी करने लगे। उन्होंने उल्टा सैनिकों पर ही अत्यधिक बल प्रयोग और अवैध गिरफ्तारी का आरोप लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने दावा किया कि सैन्य प्रशिक्षण पर गई महिला सैनिकों ने पहले उन्हें उकसाया था और उनके विरोध के दौरान यह एक आकस्मिक घटना थी। यहां तक कि उन्होंने ड्रग्स के बारे में यह बेतुका दावा किया कि उनका उससे कोई लेना देना नहीं है और सैनिकों ने उन्हें फंसाने के लिए घटना स्थल पर हेरफेर किया है। मीडिया में सैनिकों और नागरिकों के बीच झड़प, अत्यधिक बल प्रयोग पर विवाद जैसे सनसनीखेज शीर्षक वाली खबरें धीरे धीरे सामने आने लगी। महिला सैनिक होने की बात को चतुराई से उजागर करके मामले की असलियत को धुंधला करने का साफ इरादा था। ये कमीने। अखबार पढ़ रही अंजलि ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। प्रिया बिना कुछ कहे खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखें तूफान से पहले की तरह शांत थीं, लेकिन उनके अंदर गुस्से का एक विशाल बवंडर घूम रहा था। कानून अपना काम करेगा, रिया ने सावधानी से कहा, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं था। कानून हमेशा दूर होता है और पैसा और ताकत उस कानून का मजाक उड़ाते हुए बहुत पास होते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे हल्की सजा पाकर छूट जाएंगे या सबसे बुरी स्थिति में बरी हो जाएंगे और वे जरूर बदला लेने की कोशिश करेंगे। नहीं, प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें कानून हल नहीं कर सकता, तब हमें उन्हें खुद हल करना पड़ता है। उसकी आवाज में स्टील जैसी इच्छा शक्ति थी। टीम लीडर, कहीं आप? अंजलि ने हैरान आंखों से प्रिया को देखा। प्रिया की सोच खतरनाक थी। एक सैनिक के तौर पर व्यक्तिगत बदला लेना एक ऐसी बात थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पकड़े जाने पर न सिर्फ वर्दी उतर जाती बल्कि सब कुछ खो जाता। लेकिन प्रिया की आंखें दृढ़ थीं। वह अब इस मामले को सेना और आपराधिक संगठन के बीच का मुद्दा नहीं देख रही थी। यह उसकी साथी, उसकी बहन को घायल करने वालों के खिलाफ एक व्यक्तिगत बदला था और 707 के कुचले हुए सम्मान को वापस पाने के लिए एक युद्ध था। यह काम हमने शुरू किया था और हम ही इसे खत्म करेंगे। काला बिच्छू, ठाकुर सिंह, वे कहाँ हैं, क्या करते हैं? उनकी जड़ों तक की सारी जानकारी खोदकर मेरे सामने लाओ, तरीका कोई भी हो। प्रिया के ठंडे आदेश पर अंजलि और रिया ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। उनकी आंखों में भी प्रिया जैसी ही ठंडी आग जलने लगी थी। अब से यह कोई आधिकारिक मिशन नहीं था। यह 707 की शीर्ष महिला योद्धाओं के एक गुप्त और क्रूर प्रतिशोध की शुरुआत थी। वे अंधेरे में छिपे सच के टुकड़ों को एक एक करके जोड़कर उनकी सांसों की डोर काट देंगी।